अगर मैं आपसे कहूं कि आज भारत के लाखों बच्चों पर एक साथ चुपचाप बिना पूछे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें कोई टेस्ट लैब नहीं है, कोई वार्निंग लैब भी नहीं है और कोई इमीडिएट रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, लेकिन जिस एक्सपेरिमेंट के नतीजे आज नहीं, कल नहीं, पूरे 8 से 10 साल बाद सामने आएंगे और तब जब हमें समझ आएगा कि कहीं कुछ गलत हो गया था तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि उस वक्त वो बच्चे बच्चे नहीं रहे होंगे, वो कॉलेज में होंगे, जॉब ढूंढ रहे होंगे या फिर सिस्टम से बाहर हो चुके होंगे। हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति जिसे कहा गया भारत का भविष्य, 21वीं सदी की क्रांति, एजुकेशन रिवॉल्यूशन। लेकिन सवाल यह नहीं है कि इंटेंशन क्या थी, सवाल यह है क्या हम जानते भी हैं कि हम क्या बदल रहे हैं, क्या हम जानते हैं कि इसका असर किस पर पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में शिक्षा है या फिर एक नेशनल लेवल का एक्सपेरिमेंट जिसका रिस्क पूरा देश उठा रहा है। क्योंकि जब पॉलिटिक्स किताबों में बनती है और उनकी कीमत जमीन पर बच्चे चुकाते हैं तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं एनईपी को कैसे बेचा गया। बात है सन 2020 की, जब शिक्षा को क्रांति कहा गया। साल 2020 में भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की। इसे आजादी के बाद शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा बदलाव बताया गया। अखबारों की सुर्खियां बनी, रटने वाली पढ़ाई अब खत्म होगी, बच्चों में प्रैक्टिकल स्किल्स आएंगी, भारत की शिक्षा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचेंगी। शब्द बड़े थे, वादे आकर्षक थे और उम्मीदें बहुत ऊंची। पहली नजर में लगा कि अब बच्चे किताबें रटेंगे नहीं, समझेंगे। अब मार्क्स से ज्यादा स्किल्स मायने रखेंगी। अब भारत भी फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ेगा। लेकिन ठीक यहीं पर एक बुनियादी सवाल पीछे छूट गया दोस्तों। सवाल जो पूछा ही नहीं गया, क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या वो स्कूल तैयार हैं जहां आज भी एक कमरे में 3 कक्षाएं बैठती हैं? क्या वो शिक्षक तैयार हैं जिन्हें नई पेडागोगी तो दूर, नई ट्रेनिंग तक नहीं मिली? क्या वो पेरेंट्स तैयार हैं जो आज भी बच्चे की काबिलियत को रिपोर्ट कार्ड के अंकों से तौलते हैं? और क्या वो सिस्टम तैयार है जो एक तरफ ग्लोबल एजुकेशन की बात करता है और दूसरी तरफ डिजिटल डिवाइड को अब भी पार नहीं पाया है? बदलाव कागज पर तो आसान होते हैं, नीति बनाते समय यह मान लिया गया कि टीचर खुद ब खुद अडेप्ट कर लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे आ जाएगा, समाज अपने आप बदल जाएगा। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि नीति को लागू करने से पहले उस देश की तैयारी जरूरी होती है जिस पर वह लागू हो रही है। भारत जैसे विशाल आसमान और विविध देश में एक ही पॉलिसी हर जगह एक सी नहीं चल सकती है दोस्तों। यहीं से एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है। जब बदलाव की रफ्तार तैयारी से तेज हो जाती है तो शिक्षा सुधार नहीं, एक्सपेरिमेंट बन जाता है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सब्जेक्ट बच्चे होते हैं और हुज रिजल्ट्स सालों बाद समझ आते हैं। 2020 की नई शिक्षा नीति शायद सही दिशा में कदम हो, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या हमने कदम बढ़ाने से पहले जमीन की मजबूती जांची थी? बात करते हैं कुछ शहरों के उदाहरण से, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल केस। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में क्लास 6 के बच्चों को कोडिंग बेसिक सिखाने की कोशिश हुई, लेकिन सच्चाई ये थी कि कंप्यूटर लैब में 20 सिस्टम, स्टूडेंट 60 थे। टीचर खुद ट्रेनिंग में कंफ्यूज थे। टीचरों का कहना था, हमें सिलेबस दिया गया पर हमें खुद नहीं समझ आया कि पढ़ाएं कैसे, और इसका रिजल्ट क्या होगा? बच्चे सिलेबस में पीछे भागते रहे और बेसिक मैथ्स और रीडिंग कमजोर हो गई। इसके बाद बात करते हैं बिहार की। वहां पे भी फाउंडेशन लर्निंग क्राइसिस आया। बिहार के ग्रामीण इलाकाओं में एनईपी के तहत एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग लागू हुई, लेकिन एक टीचर और 3 क्लासेस, क्लासरूम 1 रूम, रिसोर्सेज 0। पेरेंट्स का क्या बयान था? बच्चा स्कूल तो जाता है पर किताब से पढ़ना अब कम हो गया है, वो बस चार्ट्स बनाता रहता है। तो दोस्तों सवाल है, एक्टिविटी बिना फाउंडेशन के नॉलेज कैसे बनेगी? बात करते हैं बेंगलुरु की। प्राइवेट स्कूल प्रेशर। बेंगलुरु के एक मिडिल लेवल प्राइवेट स्कूल में फॉरेन करिकुलम जैसा प्रेशर, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन, असेसमेंट्स, लेकिन पेरेंट्स पर फीस का बोझ, चिल्ड्रंस पर परफॉर्मेंस एंजाइटी। एक मदर का कहना है, क्लास 3 का बच्चा रात 11 बजे तक पीपीटी बना रहा है। सोच रहे दोस्तों। और इसके बाद आती है एजुकेशन या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। इसी तरह राजस्थान और एमपी, जहां पर हुआ ड्रॉप आउट रियलिटी। नई पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी आई, सब्जेक्ट्स बदलो, स्ट्रीम छोड़ो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी
पुअर फैमिलीज के बच्चों ने इसे स्कूल छोड़ने का बहाना बना लिया और हुआ क्या, ड्रॉप आउट रेट कम नहीं हुआ, कुछ इलाकों में और ज्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे अनदेखा खतरा, एक्सपेरिमेंट जनरेशन। हर नीति का एक टेस्ट बैच होता है, हर बड़ी नीति के साथ एक सच्चाई जुड़ी होती है। उसका पहला असर एक पूरी पीढ़ी पर पड़ता है। उसे कभी आधिकारिक तौर पर टेस्ट बैच नहीं कहा जाता, लेकिन इतिहास में एक सुधार का पहला परिणाम यही पीढ़ी भुगतती है। नई शिक्षा नीति के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस बार वह बैच कोई फाइल नंबर नहीं है, कोई डाटा पॉइंट नहीं है, यह बैच है आज का बच्चा। नायक विश्व चेतना के अधिनायक, राष्ट्रीय धर्म सराबोधि, दलित प्रेरणा सोच। बदलाव हर स्तर पर हुआ, लेकिन बराबर नहीं। एनईपी के साथ शिक्षा व्यवस्था के लगभग हर स्तंभ को बदला गया, करिकुलम बदला गया, विषयों की संरचना बदली, बहुविषयक पढ़ाई को बढ़ावा मिला, असेसमेंट बदला, परीक्षा के तरीके बदले, मार्क्स सेंट्रिक सोच से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एवोल्यूशन की बात हुई, टीचिंग स्टाइल बदला, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हुई, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन और क्लासरूम डिस्कशन को केंद्र में रखा गया। कागज पर देखें तो यह एक सकारात्मक क्रांति लगती है, लेकिन समस्या में बदलाव नहीं हुआ। समस्या तैयारी में है। अधूरी तैयारी, पूरा असर। बदलाव से पहले जिन 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वही सबसे ज्यादा कमजोर रही। पहला, शिक्षक प्रशिक्षण। देश के लाखों शिक्षक अब भी नई टीचिंग मेथड्स को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। कई जगह सिलेबस बदल गया, लेकिन पढ़ाने का तरीका वही पुराना रहा है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की असमानता। कुछ स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस और लैब्स हैं, तो कुछ जगह अब भी बुनियादी क्लासरूम्स की कमी है। नई नीति हर स्कूल से एक जैसा आउटपुट चाहती है, लेकिन इनपुट हर जगह अलग अलग है। और तीसरा है रूरल अर्बन गैप। शहरों में एनईपी को एक्सपेरिमेंट की तरह अपनाया जा रहा है, जबकि ग्रामीण भारत में अब भी सर्वाइवल मोड चल रहा है। डिजिटल एक्सेस, टीचर अवेलेबिलिटी और लर्निंग एनवायरनमेंट, हर स्तर पर अंतर साफ दिखता है। एक ही सिलेबस, लेकिन भारत यहीं से नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। सेम सिलेबस, लेकिन अलग अलग इंडिया। एक बच्चा वेल इक्विप्ड क्लासरूम में नई पॉलिसी का फायदा उठा रहा है, तो दूसरा बच्चा उसी पॉलिसी के बोझ से और पीछे छूट रहा है। जब नीति समान होती है, लेकिन परिस्थितियां समान नहीं होती हैं, तो परिणाम भी समान नहीं हो सकते हैं। यही जगह है जहां सुधार प्रयोग बन जाता है। जब बदलाव तेज हो और तैयारी धीमी, तो शिक्षा सुधार नहीं, सामाजिक प्रयोग बन जाती है। और उस प्रयोग का सबसे पहला असर उन बच्चों पर पड़ता है जिनके पास गलती की दूसरी चांस नहीं होता है। नई शिक्षा नीति शायद भविष्य के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, क्या हम अपने बच्चों को बदलने से पहले सिस्टम को बदलने का काम पूरा कर चुके हैं? अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक असर का, वह नुकसान जो दिखाई नहीं देता। नई शिक्षा नीति पर होने वाली बहस अक्सर सिलेबस, एग्जाम्स और स्ट्रक्चर तक सीमित रहती है, लेकिन एक ऐसा पहलू है जिसकी चर्चा सबसे कम होती है, बच्चों, माता पिता और शिक्षकों पर पड़ने वाला मनोवैज्ञानिक असर। यह नुकसान तुरंत नजर नहीं आता, ना ही इसे किसी रिपोर्ट में आसानी से मापा जा सकता है, लेकिन यही असर लंबे समय में पूरी पीढ़ी की सोच और आत्मविश्वास को आकार देता है। बच्चों में भ्रम, मुझसे क्या उम्मीद है। नीति बदली, पढ़ाने का तरीका बदला, मूल्यांकन के मानदंड बदले, लेकिन बच्चों को यह कभी साफ नहीं बताया गया कि उनसे असल में अपेक्षा क्या है। एक तरफ उनसे कहा जाता है कि मार्क्स मायने नहीं रखते, दूसरी तरफ हर असेसमेंट उन्हीं मार्क्स में बदल जाता है। इसे दोहरे संदेश ने बच्चों के भीतर एक स्थायी भ्रम पैदा किया है। क्या वे सीखने के लिए पढ़ रहे हैं या सिर्फ अच्छा परफॉर्म करने के लिए? माता पिता का डर, कहीं मेरा बच्चा पीछे न रह जाए। नई नीति को लेकर पेरेंट्स के भीतर सबसे पहली और गहरी भावना है अनिश्चितता का डर। जब रूल साफ नहीं होते, हर साल पैटर्न बदलता है, तो माता पिता का भरोसा सिस्टम से हटकर कोचिंग, ट्यूशंस और कंपैरिजंस पर टिक जाता है। डर यह नहीं होता कि बच्चा सीख पाएगा या नहीं, डर यह होता है कि कहीं दूसरों से पीछे न रह जाए। शिक्षकों की असुरक्षा, क्या मैं अब भी प्रासंगिक हूँ? शिक्षक इस बदलाव की सबसे अहम कड़ी है, लेकिन वही सबसे ज्यादा दबाव में भी है। नई पेडागोगीज, नए असेसमेंट्स और नई एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ अचानक बदल गया।
कई शिक्षक यह महसूस करते हैं कि उनसे कुछ ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है जिसके लिए उन्हें पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया। यह असुरक्षा कक्षा के भीतर भी झलकती है, वही तनाव बच्चों पर भी पहुंचता है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों और चाइल्ड काउंसलर्स के अनुसार इस अनिश्चित माहौल के कुछ स्पष्ट संकेत सामने आ रहे हैं। बच्चों का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, लगातार इवेल्युएट होने से परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ रहा है, समझदार दिखने की एक अनकही प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। बच्चे सवाल पूछने से ज्यादा प्रेजेंटेशन देने पर ध्यान देने लगे हैं। सीखना नहीं, सिर्फ ढलना, यहीं पर सबसे गंभीर बात सामने आती है। बच्चा सीख नहीं रहा, बस सिस्टम के अनुसार खुद को ढाल रहा है। यह नुकसान धीरे धीरे सामने आता है। इस तरह से मनोवैज्ञानिक असर आज रिपोर्ट्स कार्ड में नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ साल बाद जब बच्चों में डिसीजन मेकिंग की कमी, रिस्क लेने का डर और आत्मविश्वास की कमी दिखे, तब शायद हम समझेंगे कि नुकसान कब और कहां हुआ। और तब सवाल सिर्फ नीति का नहीं होगा, सवाल उस खामोशी का भी होगा जिसमें यह सब होता रहा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, नीति गलत है या समय? नई शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए अक्सर बहस दो ध्रुवों में बढ़ जाती है। तो ये क्रांतिकारी बदलाव कहा जाता है या फिर इसे विफल प्रयोग घोषित कर दिया जाता है। लेकिन शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। शायद नई शिक्षा नीति गलत नहीं है, उसकी सोच, उसका विजन और उसके लक्ष्य आज के बदलते विश्व के अनुरूप हैं। लेकिन जिस सवाल से हम लगातार बच रहे हैं वह यह नहीं कि नीति सही है या गलत, सवाल यह है, क्या इसका समय सही है? बदलाव की गति और जमीनी तैयारी, नीति एक साथ बहुत कुछ बदल देना चाहती है। पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, शिक्षण शैली और संरचना। लेकिन क्या सिस्टम की गति इस बदलाव के बराबर है? जब शिक्षक अभी भी सीख रहे हैं, जब स्कूलों के बीच संसाधनों की खाई बनी हो और जब पेरेंट्स और बच्चों दोनों में अनिश्चितता हो, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह बोझ उसी क्रम में डाला जा रहा है जिस क्रम में सिस्टम उसे संभाल सके? बच्चों पर यह बोझ डाला गया है। नीति का सबसे पहला असर कागजों पर नहीं, कक्षा के भीतर दिखता है। बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे नई पद्धति में तेजी से ढल जाएं, चाहे एनवायरनमेंट तैयार हो या नहीं। यह उम्मीद उनसे कहीं ज्यादा है जितना सिस्टम खुद से मांग पा रहा है। और यहीं से एक असंतुलन पैदा होता है, जहां बदलाव का भार बच्चों पर नहीं लेकिन नियंत्रण सिस्टम के पास है। अगर सिस्टम खुद नहीं संभाल पा रहा, यह सवाल इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि शिक्षा में की गई गलती तुरंत सुधार का मौका नहीं देती। अगर कोई प्रोजेक्ट असफल होता है तो उसे रोका जा सकता है, लेकिन अगर शिक्षा में समय से पहले बोझ डाल दिया जाए तो उसकी कीमत एक पूरी पीढ़ी को चुकानी होती है। इसीलिए यह पूछना जरूरी है, क्या हम बच्चों से वही अपेक्षा कर रहे हैं जो सिस्टम खुद निभाने की स्थिति में नहीं है? नीति का विरोध नहीं, विवेक की मांग। यह वीडियो नई शिक्षा नीति का विरोध नहीं करता, यह केवल इतना कहता है कि बदलाव से पहले तैयारी की ईमानदार समीक्षा होनी चाहिए। नीति को लागू करना हिम्मत का काम है, लेकिन उसे सही समय पर सही गति से लागू करना विवेक का काम है, क्योंकि समय ही तय करता है परिणाम। इतिहास में कई अच्छी नीतियां सिर्फ इसीलिए असफल हुई क्योंकि उन्हें गलत समय पर लागू किया गया। नई शिक्षा नीति के साथ भी सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या हमने बदलाव शुरू करने से पहले उस जमीन को मजबूत किया जिस पर बदलाव खड़ा है? यही सवाल तय करेगा कि एनईपी भविष्य में क्रांति लाएगी या फिर चेतावनी। जवाब आज नहीं, भविष्य देगा। शिक्षा के किए गए बदलावों का मूल्यांकन तुरंत नहीं किया जा सकता। यह कोई योजना नहीं है जिसका लाभ या नुकसान 1 या 2 साल में दिख जाए। शिक्षा के फैसले समय लेते हैं, कभी कभी एक पूरी पीढ़ी का समय। 10 साल बाद भारत, शायद 10 साल बाद हम पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे यह वही दौर था जब भारत ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी थी। हम कहेंगे कि बच्चों ने रटने से सीखने की ओर कदम बढ़ाया, स्कूलों ने क्रिएटिविटी को अपनाया और भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी शैक्षणिक पहचान बनाई। लेकिन उसका एक दूसरा दृश्य भी संभव है। अगर जवाब अलग हुआ, शायद 10 साल बाद हम यह भी कह सकते हैं इरादा अच्छा था लेकिन जल्दबाजी महंगी पड़ गई। हम यह स्वीकार करेंगे कि नीति तो भविष्य की थी लेकिन सिस्टम अतीत में फंसा रहा, कि बदलाव की कीमत उन बच्चों ने चुकाई जिन्हें प्रयोग के बीच कोई दूसरा मौका नहीं मिला। न तो आज का समर्थन और न ही आज की आलोचना अंतिम फैसला होगी। अंतिम फैसला देगा वह बच्चा जो आज इस व्यवस्था में पढ़ रहा है। और सवाल अब भी हमारे सामने है। इसीलिए यह वीडियो कोई निष्कर्ष थोपने की कोशिश नहीं करता,
यह सिर्फ एक सवाल आपके सामने छोड़ता है, जब भविष्य जवाब देगा तो क्या हम गर्व से कह पाएंगे यह शिक्षा थी, या फिर हमें यही स्वीकार करना पड़ेगा कि यह एक एक्सपेरिमेंट था जिसकी कीमत एक जनरेशन ने चुकाई। आप बताइए, ये शिक्षा है या एक्सपेरिमेंट? क्योंकि यह सवाल सिर्फ नीति का नहीं, यह सवाल हमारे बच्चों के भविष्य का है।